सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट 5 हिंदी भाग को करने वाले हैं। इससे पिछले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि परीक्षा अब नज़दीक आ रही है, आप सब लग जाइए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने में। चैनल पर टो सीरीज का वीडियो पड़ा है पहले से ही और यूथ कंपटीशन टाइम अभी चल रहा है। आगे आने वाले समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा मेरे द्वारा, तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अगला वीडियो मिलता रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। तो बिना देर किए हुए चलो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन की शुरुआत हम गद्यांश से करते हैं। हमारा गद्यांश है, शनि क्रमानुसार सौरमंडल का 6वां ग्रह है। ये बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह कितना दूर है? लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इससे हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। कारण यह है कि शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो ये उसमें डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। तो इस गद्यांश के आधार पर चलिए देख लेते हैं, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? शुक्र और शनि, बृहस्पति और यूरेनस, मंगल और प्लूटो, शनि और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति और यूरेनस। गद्यांश में बृहस्पति और यूरेनस के बारे में चर्चा की गई है। शनि ग्रह हमारा क्रमानुसार और मंडल का 6वां ग्रह है, सौर मंडल का 6वां ग्रह है। ये बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से पृथ्वी ये ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर होगा, बृहस्पति और यूरेनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है, पानी से भी कम, हवा से भी कम, आकाश से भी कम या धरती से भी कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी से भी कम। इसका राइट आंसर होगा पानी से भी कम है। गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। ये गद्यांश में मिला हुआ है, परंतु ये ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। इसका कारण यह है कि शनि की द्रव्यमान राशि का औसत घनत्व बहुत कम है, पानी से भी कम। अतः शनि ग्रह को किसी महासागर में डालना संभव हो तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लग जाएगा। तो हमारा ये पहला राइट आंसर हो जाएगा पानी से भी कम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड है बृहस्पति, यूरेनस, शनि या पृथ्वी? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला पिंड हमारा शनि है। ये हमारा सी राइट आंसर होगा, शनि। हमारा चौथा प्रश्न है, शनि में समा सकती हैं 95 पृथ्वियाँ, 750 पृथ्वियाँ, यूरेनस या 750 यूरेनस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 पृथ्वियाँ इसमें समा सकती हैं, क्योंकि गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है। और गद्यांश में हमारे दिया गया है कि 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सौर मंडल में शनि का क्रम है 10वां, दूसरा, 6वां या पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सौरमंडल में क्रमानुसार 6वां ग्रह है, 6वां इसका सी राइट आंसर होगा।
यदि यहाँ सूर्य है तो इसी क्रम में ग्रह हमारे लगे हुए हैं, तो इस क्रम में यहाँ से देखा जाएगा तो छठवां हमारा शनि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा, वियोगी हरि, डॉक्टर राम विलास शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दोस्तों छायावादी लेखकों में महादेवी वर्मा और अन्य लेखक भी हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पद और रामकृष्ण दास, ये हमारे छायावादी कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 और 35। तो हमारे स्वर जो हैं वो 11 हैं और व्यंजन हमारे हैं ये हैं 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8। अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ये बतियां सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें हरि दर्शन के लिए आंख तरस रही है, उनसे मिलने के लिए सूर सागर का ये पद्यांश गोपियों की विरह को बता रहा है, तो ये वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? रोला, चौपाई, सोरठा या हरिगीत का। हमारा जो दोहा छंद है उसके विपरीत होता है सोरठा। दोहा के विपरीत होता है सोरठा, और दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम एवं तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय में ये 13-13 मात्राएं होती हैं, और इसी प्रकार दूसरे और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी क्रम में हमारा छंद सोरठा होता है, और सोरठा में इसका जस्ट उल्टा होता है, अर्थात प्रथम एवं तृतीय में 11-11 मात्राएं होंगी, सेकंड और फोर्थ में हमारी 13-13 मात्राएं होंगी। तो हमारा दोहा का विपरीत हो जाएगा सोरठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। खिली हुई हवा आई फिरकी सी, चल गई। पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, संभावना या उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा सी से सरिस समान, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे चार चंद की चंचल किरणें, चा वर्ण कई बार आया है। और उत्प्रेक्षा में इसी प्रकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ संभावना अलंकार, अर्थात संभावना करने वाले शब्द जन, जानो, मन, मानो, मनो, जनो इत्यादि आते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा उपमा अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। का की जितनी सीरीज हमारी है का, खा, गा, घा, ये हमारे कंठ से होता है, तो का उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प में घा का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12। इस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। पूछा गया कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीहि में 2 पद मिलकर के एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर।
चलिए इसको लिख देते हैं। जैसे हमारा पहला है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। दूसरा हमारा है गजानन, गजानन। तीसरा हो जाएगा पीतांबर, चौथा हो जाएगा लंबोदर आदि इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? हा, धा, था और ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। ता हमारा ध्वनि अल्प प्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ता के बारे में बता दें, ये अल्प प्राण है और अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा व्यंजन आता है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताएं, राम हृदय जाके वही विपत सुमंगल ताएं। इसमें कौन कौन सा अनुप्रास है? श्रुत अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, लाटा अनुप्रास या छेका अनुप्रास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाटा अनुप्रास होगा इसमें। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? उपमा अलंकार, रूपक, विशेषयोक्त या उत्प्रेक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषयोक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विशेषयोक्त। क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं, जबकि विशेषयोक्त सादृश्य मूलक अलंकार हमारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। रीतकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रताप मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रमा शंकर शुक्ल रसाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, जबकि रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल या मिश्र बंध ने इसे अलंकार काल, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल कहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, मृगनयनी, रश्मर्थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृगनयनी। मृगनयनी बिंद्रामन लाल वर्मा की रचना है, जिसमें ग्वालियर के महाराजा मान सिंह एवं मृगनयनी के प्रणय रोमांस का चित्रण है। शेष रचनाएं दिनकर की हैं। उर्वशी हमारा दिनकर का है, और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का है, रश्मर्थी भी दिनकर का है, लेकिन मृगनयनी जो है ये बिंद्रावन लाल वर्मा जी की रचना है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18। तिरंगा शब्द में समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। तिरंगा हमारा द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहले गणना पद आ रहा है, अर्थात 3 रंगों का बता रहा है। 3 रंगों का जो रंग होता है तिरंगा होता है, अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञावाचक होता है और प्रधान होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, पंचामृत आदि। उदाहरण के लिए जैसे चौराहा, चौराहा, पंचवटी और पंचामृत, ये इसके अन्य उदाहरण हैं द्विगु समास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। किस पंक्ति में अपनुहित अलंकार है? किस पंक्ति में अपनुहित अलंकार है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, या ये चंद्र नहीं मुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्र नहीं मुख है। डी इसका राइट आंसर होगा। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां
अपनिहित अलंकार होता है, जैसे ये चंद्र नहीं मुख है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। गधा का तत्सम रूप है गधा, गर्दभ, गद्रभ या गर्दभ। तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा गधा यानी गर्दभ। गधा का हो जाएगा गर्दभ तत्सम रूप। तत्सम रूप वे होते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से ले लिए जाते हैं, और तद्भव रूप वो होते हैं जो संस्कृत से बदल करके हिंदी में आते हैं। तो हमारा गर्दभ तत्सम रूप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर का। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से वाक्य में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, अर्थात इसका विकल्प बी राइट आंसर होगा। बेकार शब्द या निरर्थक शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अक्षम, अकिंचन, अज्ञ या असमर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन होता है, जबकि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो इसके लिए अक्षम होता है। अक्षम के लिए कहा जा सकता है जिसके पास कुछ करने की क्षमता ना हो, और अकिंचन वो होता है जिसके पास कुछ ना हो। और जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ होता है, और जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए असमर्थ होता है। अर्थात जो कुछ करने में सक्षम ना हो अक्षम, और जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। उसके बाद जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ, और जो कुछ न करने में यानी जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो असमर्थ। तो इसका हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकिंचन बी हमारा राइट आंसर होगा, अकिंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित पद में कौन सा पद प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, हवैया या बचैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवैया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25। पितृ प्लस अनुमति का सही संधिपद है पित्रानुपत, पित्रानुमत, पितृअनुमत, पितरानुमत या पित्रानुमत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्रानुमत, पित्रानुमत, पित्रानुमत। अर्थात पितृ धन अनुमत बराबर पित्रानुमत। ये हो जाएगा पितृ धन अनुमत, अनुमति बराबर हो जाएगा पितृ नुमति। इस तरह ये हो जाएगा। तो हमारा सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26। वर्तिका का तद्भव रूप है बत्ती, बाती, वर्तिक या बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाती। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बाती। वर्तिका तद्भव रूप बत्ती है, वर्तिका का तद्भव रूप बाती है, और यही पूछा भी गया है। जबकि दिए गए अन्य विकल्प सही नहीं है। ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, और ये भी नहीं सही है, अर्थात बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27। नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। तो चलिए सही वाक्य देख लेते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है, पहला और छठवां दिया गया है। ये पहला है, जिस प्रकार, और छठवां है पर्याय होना चाहिए।
पहले और छठे को उसके बाद में मिक्स करके सही वाक्य बनाना है। तो जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का, मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म पर्याप्त होना चाहिए। तो इसके क्रम में हमारा पहला हो जाएगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म, ये पहला हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहलना है, ये दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार फिर हमारा हो जाएगा मनुष्य का धैर्य, तीसरा हो जाएगा। और चौथा बचा हमारा ये रा वाला, तो यानी कि पहले हो जाएगा वाह या वाह, उसके बाद हो जाएगा या हो जाएगा, फिर ला हो जाएगा, अर्थात सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हमारा राइट आंसर होगा, वाह या ला और रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाकू का बहुवचन और एक वचन दोनों चाकू ही होगा। चाकू का हमारा एक वचन और बहुवचन चाकू ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29, देख लेते हैं। परिश्रम शब्द का विलोम है आश्रय, विश्राम, विश्रांत या विश्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम का होता है विश्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विश्राम। शेष सभी विकल्प विलोम की दृष्टि से असंगत हैं। ये भी असंगत है, ये भी असंगत है, ये भी, लेकिन परिश्रम का उल्टा सीधा विश्राम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 30। मंगल भवन, मंगलहारी, द्रवम सोदसरस, अज्र बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा या रवैया, सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें चौपाई का प्रयोग हुआ है, जो तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस में लिखा गया है। तो ये चौपाई छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जिस प्रकार यहाँ किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो और उसे अपादान कारक, तथा जिस शब्द में किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो रहा हो तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। और जहाँ पर कोई वस्तु किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दान दी जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, क्योंकि अपादान मीन्स होता है अलगाव की स्थिति में होता है। और कोई वस्तु जब दान दी जाती है तो वस्तु उस व्यक्ति को दे दी जाती है, यानी अपने से अलग कर दिया जाता है। तो क्रिया के आधार पर ये हमारा कारक अधिकरण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 32। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन या ठाकुरी। तो इसका बी राइट आंसर होगा, ठकुराइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा। यहाँ आइन स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया गया है, और आइन प्रत्यय से बनने वाले अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे पंडित का पंडिताइन इस प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 33। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि, यण संधि, स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जैसे जगत धन नाथ हो जाएगा जगत धन नाथ, बराबर हो जाएगा जगन्नाथ, यहाँ व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाण, चतुर्युगम, नीलोत्पलम या माता पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम, सी इसका राइट आंसर होगा। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष से होता है। अतः नीलोत्पल जो हमारा शब्द है में कर्मधारय समास है। जहाँ पर कोई शब्द अन्य अर्थ प्रकट करता है वहीं बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन, बिना योग्यता के योग होने का नखरा,
या भयंकर बरसात होना या भयंकर सर्दी होना। तो हमारा ये बी राइट आंसर होगा। बिना योग्यता के नखरा योग होना, यानी बिना योग्यता के, बिना योग हुए योग्यता होने का नखरा दिखाना है, अर्थात मेढकी को जुकाम होना। ये इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रति, प्रत्यु या प्रयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो प्रति उपसर्ग होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। हमारा प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। ये प्रश्न बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका बी राइट आंसर होगा कवित्री। वर्तनी की दृष्टि से इसको शुद्ध बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं पूछ रहा है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत बड़ा दुख हुआ है, मुझसे ये काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 39। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया। तरुणी, प्रमदा, ललाम या ललना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललाम। ललाम स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भार्या, ललना, बामा, कांता, आमना, प्रमदा, सुंदरी। ये सब ललाम का अर्थ है सुंदर या मनोहरी। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, अर्थात ललाम नहीं है, ललाम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। अस्थावर का विलोम है चेतन, जंगम, जड़, सचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगम। अस्थावर का विलोम है जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य या अवनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अर्थात उसको अनुत्तीर्ण बोला जाता है, यानी फेल बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुत्तीर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घनघोर वर्षा होना, बहुत अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना, नीचे से ऊंचे स्थान पर पहुंचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना। लोग कहते हैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना, यानी पूरा दमखम लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 43। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली या मगही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आती है कन्नौजी। इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या हरियाणी और बुंदेली ये आते हैं। इसी क्रम में पूर्वी हिंदी में देखते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी इस तरह की भाषाएं आती हैं। और आगे राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी आदि बोली आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 5 हैं, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्रता हमारा भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 46। हमारा अगला प्रश्न है 46। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में प्रयुक्त कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्रिया विशेषण। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ शब्द क्रिया विशेषण है जो किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात धड़ाधड़ शब्द बिकना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे बिक रहा है, स्लो गति से बिक रहा है कि तेज गति से बिक रहा है। अर्थात धड़ाधड़ प्रयोग किया गया है, बिक रहा है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। अर्थात क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध या अधिकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अधिकरण कारक है। अधिकरण होता है में और पर। अधिकरण के कारक के अंतर्गत में और पर आते हैं, और मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हैं, अर्थात अधिकरण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 48। संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। ये इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये इच्छावाचक है। सदा सत्य बोलना चाहिए, ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है 50। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? एक विद्वान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वो परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये वही बच्चा है जिसको बैल ने मारा। तो इसको देख लेते हैं। वो परिश्रमी नहीं वरन ईमानदार है, अर्थात मिश्र वाक्य नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य है। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य उपवाक्य कह सकते हैं, उसको समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में वो परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य है, सरल वाक्य है, तथा वो ईमानदार भी है, दूसरा उपवाक्य है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वो परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप जानकारी समझ में आई होगी, और जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।